अब सेकेंड वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 25 तक के सॉल्यूशंस देखेंगे। 13th क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 25 टेबल्स इज 31,250 रुपीज़ एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 टेबल्स। ओके, इसको अब सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। एक है हम 31,250 को डिवाइडेड बाय 25 करेंगे तो एक टेबल का कॉस्ट आएगा, और उस प्राइस को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। दूसरा एक तरीका है जो स्लाइटली फास्टर हो सकता है, वो ऐसे है 25 टेबल्स की कॉस्ट 31,250 है, तो 18 टेबल्स की कॉस्ट x हम लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करते हैं। सो x इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय 31,250 अपॉन 25। सो इफेक्टिवली सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक है, जो एक टेबल का प्राइस निकाल के हम करते वैसे ही है, लेकिन इस तरीके से भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे भी डिवीजन आ जाएगा और डिवीजन करने के बाद मल्टीप्लाइड बाय 18, क्योंकि यहाँ पे 18 और 25 में कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमें यही डिवीजन करना पड़ेगा। ओके, सो ये सॉल्व करेंगे तो अपना करेक्ट आंसर हमें मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इफ अ रेक्टेंगुलर हॉल having length 4.5 meters requires 100 square tiles of length 30 centimeters each, then find the breadth of the hall. Okay, so यहाँ पे 100 square tiles of 30 centimeter each. Okay, so एक टाइल की जो एरिया है वो है 30 मल्टीप्लाइड बाय 30, यानी कि 900 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ये एक टाइल की एरिया हो गई, और उसके उस तरीके के 100 टाइल्स हमें ज़रूरत पड़ती है। सो टोटल एरिया ऑफ द हॉल जो है वो है 900 स्क्वायर सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर्स टोटल एरिया है हॉल की। अब ये एरिया में हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ, इसके कैलकुलेशन भी इंक्लूड करना है। एरिया ऑफ हॉल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ दिया है 4.5 मीटर्स, ब्रेड्थ हमें कैलकुलेट करनी है। सो लेंथ 4.5 मीटर्स है, यानी कि 450 सेंटीमीटर्स है। ओके, मैं डायरेक्टली 450 ले लेता हूँ यहाँ पे। मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाइड बाय 100, वो ऐसे ही रखा है। सो ब्रेड्थ का फॉर्मूला आ जाएगा 900 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 450। 450 का डबल 900 होता है, सो यहाँ पे 2 आ गया। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर ये ब्रेड्थ आ जाएगा। हमें आंसर जो दिया है, ऑप्शन जो दिया है वो मीटर्स में है। सो 200 मीटर सेंटीमीटर्स मतलब 2 मीटर्स। सो आंसर हो गया 2 मीटर्स, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹550 एट 10% प्रॉफिट. If it is to be sold at 25% profit, then what should be the selling price? So 550 में 10% प्रॉफिट इंक्लूडेड है। सो अगर हम देखें 100 रुपीज़ का जो आर्टिकल है वो अगर प्लस 10% प्रॉफिट के साथ बेचा जाता है, तो इसका मतलब वो 110 में बेचा जाता है। ओके, अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूँ, 100 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस अगर होगी, 10 रुपीज़ का अगर 10% का अगर प्रॉफिट होगा, तो उसका इफेक्टिव सेलिंग प्राइस जो है वो 110% होगा। तो यहाँ पे जो 550 जो है वो बेसिकली 110% ऑफ द कॉस्ट प्राइस है। सो हमें चाहिए 125% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमें टोटल 25% का प्रॉफिट अभी निकालना है। सो हम इस तरीके से कर सकते हैं। 110% अगर 550 है तो 125% कितना हुआ, x ले लेते हैं, यहाँ पे परसेंटेज दोनों तरफ से निकाल देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करते हैं। सो x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाइड बाय 550 अपॉन 110। ओके, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 110 और 550 में सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। इसको 5 से डिवाइड हो गया, और 125 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो है वो अपना आंसर होगा। सो 125 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो है मेरे ख्याल से 625 होगा। ओके, सो 625 अपना करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। Perimeter of a square is 32 centimeters. Perimeter of another square is double that of the first.
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज। सो इसका पेरीमीटर 32 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वाले का डबल है, यानी कि 64 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे। ओके, सेकेंड वाले स्क्वायर का इसका 32 सेंटीमीटर का पेरीमीटर है, मतलब एक साइड S1 लेते हैं और यहाँ पे S2 लेते हैं। ओके, इस वाले स्क्वायर का साइड कितना होगा, तो 32 डिवाइडेड बाय 4 होगा। ओके, पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स का एडिशन होता है। सो 32 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो S1 मिल जाएगा। S1 होगा 8 सेंटीमीटर, और इसका डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर। अभी हमें क्या पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज। सो यहाँ पे एरिया 1 और एरिया 2 ऐसे लेते हैं। एरिया 1 जो है वो बेसिकली इसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर यानी कि 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इधर 16 का स्क्वायर होगा यानी कि 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हमें डिफरेंस चाहिए। सो 256 माइनस 64 वो करेंगे तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ये ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। If 4000 square tiles are required for tiling a hall 160 meters long and 100 meters broad, find length of each side of the tile। so यहाँ पे वो थोड़ी देर पहले हमने जो हॉल का एक कैलकुलेशन किया था उसका एग्जैक्टली रिवर्स है। यहाँ पे हमें हॉल की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दी गई है, नंबर ऑफ टाइल्स दिए गए हैं, हमें उस टाइल का लेंथ निकालना है। ओके, सो एरिया ऑफ हॉल कितना होगा, 160 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 मीटर्स। ओके, और नंबर ऑफ टाइल्स ऑलरेडी दिया हुआ है। सो नंबर ऑफ टाइल्स से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें एरिया ऑफ वन टाइल मिलेगा। सो एरिया ऑफ हॉल, एरिया AH लिखता हूँ यहाँ पे, और एरिया ऑफ टाइल को AT लिखता हूँ। सो एरिया ऑफ टाइल अगर निकालनी है तो वो होगी 160 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 4000। तो एरिया ऑफ हॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइल्स अगर हम करेंगे तो हमें एरिया ऑफ वन टाइल मिलेगी। ओके, एरिया ऑफ वन टाइल यहाँ पे इस कैलकुलेशन से मिल जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 zeros यहाँ पे गए, ये एक ज़ीरो गया। सो बचा कितना, 16 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 4 स्क्वायर मीटर्स। सो एक टाइल की एरिया जो है वो 4 स्क्वायर मीटर्स है, तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टाइल कितनी होगी, तो ये स्क्वायर शेप में है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 4 किस नंबर का स्क्वायर है, तो 2 का। सो आंसर होगा 2 मीटर्स। याद रखिए ये एरिया है, एरिया से हमें लेंथ अगर निकालनी है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना ज़रूरी है। सो 4 का स्क्वायर रूट है 2, इसीलिए 2 मीटर्स अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे है, उसको देख लेते हैं। Rahul runs 5 rounds around a rectangular ground of length 120 meters and breadth 80 meters. Find how many more or less rounds he has to run around a square garden with the side of 125 meters to complete his daily running exercise. So इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ओरिजिनल रेक्टेंगुलर ग्राउंड जो था उसका टोटल पेरीमीटर हम पहले कैलकुलेट करेंगे ताकि वो टोटल कितना रनिंग करता है वो हमें पता चले। सो 120 मीटर्स का लेंथ है, 80 मीटर्स का ब्रेड्थ है, यानी कि पेरीमीटर जो है वो हो जाएगा 2 टाइम्स 120 प्लस 80। सो इसका आंसर आ जाएगा 400 मीटर्स। सो राहुल का रनिंग कितना होता है, 5 राउंड्स होते हैं। 5 राउंड्स मतलब इंटू 5 करेंगे तो आएगा 2000 मीटर्स। ओके, सो वो एवरी डे 2000 मीटर्स का रनिंग करता है। अब सेकेंड केस में अगर एक स्क्वायर गार्डन है जिसकी लेंथ है 125 मीटर्स, तो उसके कितने राउंड्स कम या ज़्यादा लगेंगे उसको। ओके, सो 125 मीटर्स अगर एक साइड है तो उसका पेरीमीटर जो है वो होगा 125 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 500 मीटर्स होगा। और 500 मीटर्स के उसको कितने राउंड्स लगाने पड़ेंगे ताकि 2000 मीटर्स का टोटल लेंथ हो जाए। सो बेसिकली 4 राउंड्स लगाने पड़ेंगे, यानी कि 5 राउंड से 1 राउंड कम। सो आंसर विल बी 1 राउंड लेस, जो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19।
How many bottles will be required to fill 10 liters of oil if one bottle can hold 150 ml of oil? ओके 10 लीटर्स यानी कि होता है 10,000 मिलीलीटर्स, और 10,000 मिलीलीटर्स को अगर हम 150 ml से डिवाइड करना है तो एग्जैक्टली डिविजिबल शायद ना हो, फिर भी जो भी हमें नंबर ऑफ बॉटल्स चाहिए वो पता चल जाएगा। यहाँ पे हम 150 करेंगे, 1010 कट गया। अभी इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 15 से या 5 से पहले रिड्यूस करते हैं, 5 3s are 5 200, सो 200 डिवाइडेड बाय 3, 200 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 66 पॉइंट समथिंग आता है, यानी कि 66 छोटे वाले बॉटल्स तो फुल हो जाएंगे और एक 67th बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा तेल जो बचा हुआ है वो डालने के लिए। सो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स जो है वो है 67। ओके, उसमें से 66 बॉटल्स पूरी भर जाएंगे और 67th बॉटल पार्शियली फिल्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल ₹2,500 एट 6.25% पर एनम आफ्टर 11 ईयर्स। ओके, सो यहाँ पे अमाउंट पूछा गया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ड्यूरेशन दिया गया है। सो उसका कैलकुलेशन ऐसे होगा, टोटल इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली 11 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 6.25 कर सकते हैं, या फिर इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PNR अपॉन 100। सो 2,500 इंटू n नंबर ऑफ ईयर्स 11 इंटू 6.25 अपॉन 100। ओके, अगर ये सॉल्व करेंगे ना तो अपने को इंटरेस्ट का फिगर मिलेगा, और ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, याद रखिए। इंटरेस्ट का फिगर पूछा नहीं गया, उन्होंने अमाउंट पूछा है। सो अमाउंट के लिए हमें जो भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का आंसर आएगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल करना होगा। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली वो ऑप्शन इन दोनों में से आने वाला है। ओके, सो आपको सिर्फ केयरफुली कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेशन को फिर प्रिंसिपल ऐड करके अपना आंसर देना। इन दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये वाले फिगर्स तो प्रिंसिपल से ही छोटे हैं, ये वाले फिगर्स प्रिंसिपल से बड़े हैं, तो ये ऑप्शन इनमें से ही दोनों में से आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, Aryan started his journey at 10:15 a.m. and reached his destination in 4.5 hours. What time did he reach there? So 10:15 a.m. में 4.5 hours हमें ऐड करने हैं। So 4 hours 30 minutes ऐड करेंगे तो यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 14 है। So 24 hour क्लॉक अगर होता तो 14 hours 45 minutes पे वो पहुंचता, लेकिन यहाँ पे AM और PM के फॉर्म में अगर हमें चाहिए तो इसमें से हम 12 hours माइनस कर देंगे, 12 hours माइनस कर देंगे तो बचेगा 2:45 PM होगा, क्योंकि AM को शुरू किया है, दोपहर को 12 बजे के बाद पहुंच रहा है तो PM में पहुंच गया। ओके, सो 2:45 PM ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट, 2 men working together can finish a task in 18 days. If 6 men are asked to do the same task, how many days will be needed to complete it? अभी यहाँ पे ना जिनको रेशियो और प्रोपोर्शन का लॉजिक पता है वो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 आदमी मिलके 18 डेज में काम फिनिश कर रहे हैं तो अगर हम नंबर ऑफ मेन बढ़ाएंगे, ओके, तो ऑटोमेटिकली वो काम जल्दी फिनिश होने वाला है, जल्दी फिनिश होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम लगेगा। सो टोटल टाइम जो है, टोटल वर्क जो है वो कितना है, पहले ओरिजिनली 2 आदमी काम कर रहे हैं और 18 डेज ले रहे हैं। सो टोटल वर्क जो है वो यहाँ पे हम 36 यूनिट्स ऐसे पकड़ते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज का हम प्रोडक्ट ले रहे हैं। अभी यही काम 36 यूनिट्स का काम जो है वो 6 आदमी मिलके करेंगे। ओके, 6 आदमी को अगर उसी काम पे लगा दिया तो नंबर ऑफ डेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 6 मैन इंटू x डेज लेते हैं। टोटल काम तो उतना ही है 36 यूनिट्स का। ओके,
सो x कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, ये 6 उधर चला गया तो यहाँ पे डिवीजन में आ गया, सो 6 डेज आएगा। सो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड विल बी 6। सो याद देखिए सिंपल लॉजिक है, अगर नंबर ऑफ मैन 2 से 6 हो गया यानी कि 3 गुना हो गया तो नंबर ऑफ डेज 1/3 होने वाला है, 18 से 1/3 होता है 18 का 6 डेज। ओके, सो ये लॉजिक भी आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन है 20% ऑफ द एप्पल्स इन अ बास्केट वेर स्पॉइल्ड, इफ द नंबर ऑफ स्पॉइल्ड एप्पल्स इज 42 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ गुड एप्पल्स। सो यहाँ का लॉजिक ऐसा है 20% अगर एप्पल्स खराब हो चुके हैं तो बचे हुए 80% जो है वो अच्छे हैं। ओके, 20% स्पॉइल्ड है यानी कि 80% गुड एप्पल्स है। तो हमें गुड एप्पल्स का नंबर पूछा है, यहाँ पे 20% का नंबर दिया है 42 और हमें इसका नंबर निकालना है। सो 20 का 4 गुना 80 होता है बराबर, 20% का 4 गुना 80% होगा। सो 42 को मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो हमें ये वाला x वाला आंसर मिल जाएगा। सो 42 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज़ 168। सो 168 ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है। ओके, सो ये अपना आंसर है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा डिटेल्ड कैलकुलेशन करते बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये लॉजिक यूज़ करें कि 20% स्पॉइल्ड है यानी कि 80% गुड है और 20 का 4 गुना 80% होता है, तो इस 42 का 4 गुना गुड एप्पल्स का नंबर हमें देगा। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हैं। कॉस्ट ऑफ 1 डजन पेंसिल्स इज ₹72, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 72 पेंसिल्स। सो यहाँ पे भी थोड़ा सा केयरफुली रीड करना बनता है क्योंकि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। 1 डजन यानी कि 12 पेंसिल्स है, 12 पेंसिल्स का कॉस्ट 72 है यानी कि एक पेंसिल का कॉस्ट 6 रुपये आएगा, और 72 पेंसिल्स का कॉस्ट पूछा गया, डजन्स का नहीं। सो यहाँ पे हमें 72 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो अपने को करेक्ट आंसर मिल जाएगा। सो 72 मल्टीप्लाइड बाय 6 मेरे ख्याल से 420 + 12 यानी कि 432 आएगा। 432 इज़ द करेक्ट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन, इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स टू स्कोर 40% मार्क्स टू पास एन एग्ज़ाम, what is the minimum score needed to pass an exam out of 640 marks? तो यहाँ पे भी सिंपल क्वेश्चन है, 40% पासिंग स्कोर चाहिए, टोटल एग्ज़ाम के मार्क्स है 640। सो पासिंग मार्क्स जो आएंगे वो होगा 40% यानी कि 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 640। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने को करेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो पहले ये एक ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट गया, सो बचा 64 मल्टीप्लाइड बाय 4। सो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 256। सो 256 इज़ द करेक्ट आंसर। सो आई होप ये 25 क्वेश्चंस के जो मैंने सॉल्यूशंस दिए वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आएंगे। अगली टेस्ट जो है वो मैं अगले वीकेंड को यानी कि अगस्त का जो फर्स्ट वीकेंड है उस वीकेंड को मैं पब्लिश करूँगा। आप सबको मैसेज भी करूँगा, चैनल पे भी अनाउंस कर दूँगा उसका। ओके, आई होप ज़्यादा बच्चे इस बार अटेम्प्ट करें इस टेस्ट को।